अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा और हमें वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उत्तल दर्पण होता कैसा है। तो हम ये कई बार रिपीट कर चुके हैं कि उत्तल दर्पण हमारा कैसा होगा, और उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है या बाहर की तरफ? तो वो होता है बाहर की तरफ। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर उत्तल दर्पण की हम बात कर रहे हैं तो परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होगा, यानी कि लेप अंदर की तरफ लगाया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आप एक चीज़ नोट करेंगे कि सपोज कीजिए अगर मैंने मुख्य अक्ष यहाँ बना भी दी है, तो यहाँ तो ये पॉइंट तो ध्रुव हो जाएगा। अब इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो कहाँ होगा? कुछ इस जगह होगा, ठीक है। और एक फोकस बिंदु की मुझे यहाँ पे बात करनी होगी। तो फोकस बिंदु हम जानते हैं कि रेडियस का क्या, जो रेडियस होती है उसका आधा होता है। तो फोकस बिंदु यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी हो जाएगी। लेकिन इमेज को मैं कहाँ रखूँगा? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो बिंब है ना वो अनंत की दूरी पर रखा हुआ है। अनंत की दूरी पर रखा गया है, तो अब मैं पीछे रखूँगा या आगे रखूँगा, तो ये भी मुझे देखना है। तो हम मान लेते हैं कि हमने जो बिंब रखा है, बिंब की जो दूरी है वो अनंत पर है, तो अनंत की दूरी मैंने यहाँ मान ली। लेकिन आप एक बात देखिए यहाँ पे कि क्या यहाँ से प्रकाश जो होगा वो इस सतह पर टकराएगा क्या? नहीं टकराएगा। तो यहाँ तो ये केसेस बनते ही नहीं है कि मैं अनंत को इस तरफ रखूँगा या फिर यहाँ रखूँगा सी पर, क्योंकि किरण तो यहीं टकराएगी, तो ये तो परावर्तक पृष्ठ है ही नहीं। तो हम यहाँ ना लेके इसमें हम कहाँ लेंगे? पीछे की तरफ। तो मैं मान लेता हूँ कि आपका इस बार जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर कुछ इस जगह रखा हुआ है। तो अब जैसे ही यहाँ से किरण इस पर टकराएगी, मैं मान लेता हूँ कि किरण यहाँ से इस पर ये टकराई। टकराने के बाद में जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या करता है? अपसारित करता है किरणों को, यानी फैला देता है। तो वो किरण को क्या करेगा? फैला देगा। तो हमने मान लिया कि इसने किरण को कुछ इस तरीके से फैला दिया है। फैला दिया है, तो अब देखो इमेज कहाँ बनेगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि इमेज तो अभी तो बन नहीं सकती क्योंकि एक ही किरण है, तो हम दूसरी किरण का भी अज्यूम कर लेते हैं। तो हम मानते हैं कि ये जो किरण है ना वो आपकी कुछ यहाँ से पोल से टकरा रही है, और इस टकराने के बाद में वो इसी एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर चली गई, मान लिया, ठीक है। तो ये किरण यहाँ आई, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद इधर चली गई। लेकिन अभी भी मुझे यहाँ कुछ पता नहीं पड़ रहा कि आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ ये किरण जो है वो पीछे की तरफ कहीं इस जगह मिल रही होगी। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मिल रही है। फिर यहाँ इस किरण में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। इस किरण को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये कुछ मुझे यहाँ मिलेगी। तो ये फोकस बिंदु पर मुझे मिल रही है। कहाँ मिल रही है? एक फोकस बिंदु पर। तो ये जो किरण मिली है, तो एरो का निशान कहाँ बनेगा? कुछ इस जगह बनेगा, और फोकस बिंदु पे। तो फोकस बिंदु पर ये मुझे कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और ये इमेज मिली कैसी है? जैसे ये थी वैसे ही यहाँ मिल रही है। ये इमेज थोड़ी बड़ी है, ये इमेज कैसी दिख रही है? थोड़ी छोटी दिख रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो इमेज या प्रतिबिंब हमें मिल रहा है वो कैसा है? आपका आभासी है, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। और साथ में यह कैसा दिखाई दे रहा है? सीधा दिखाई दे रहा है। तो आभासी व सीधा, और दर्पण के पीछे फोकस पर। अभी यहाँ पर क्योंकि हमने स्केल से बनाया नहीं है तो ये आपको फोकस से थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा या फिर आगे पीछे दिखाई देगा, लेकिन जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर वे के अंदर हमें ये दिखाई देगा। अत्यधिक छोटा, तो यहाँ से देखने पर हमें ये छोटा दिखाई देगा, बिंदु आकार का दिखाई देगा, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। अगेन ये इसी वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो है प्रॉपर स्केल और जो दूरी है वो ढंग से कंसिडर नहीं करी है। तो जब आप इसको प्रॉपर वे में बनाएंगे तो ये आपको छोटा ही दिखाई देगा। तो यहाँ कैसे बना है? आभासी बना है, सीधा बना है, दर्पण के पीछे फोकस पर है और अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का बना है। तो आप ये उत्तल दर्पण में ध्यान रखिएगा। दूसरा केस भी हम यही देख लेते हैं। दूसरे केस में अनंत तथा ध्रुव के बीच में। अब किसी भी दूरी पर, अब ध्रुव हम कहाँ मानेंगे? ध्रुव तो यहाँ पर हो गया। अब इसके बीच में यानी कि मैं मान लेता हूँ इस जगह आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इस बार। तो मान लिया कि इस बार ये जो ऑब्जेक्ट है आपका कुछ इस जगह रखा हुआ है। तो यहाँ से आप मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण यहाँ से भेज दीजिए। यहाँ से भेजा तो मुझे पता है कि ये क्या होगी, यहाँ से फैल जाएगी। और जब ये फैलेगी तो इसका मतलब पीछे बढ़ाने पर ये कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो ये भी मुझे पता है, तो इसको मैंने डैश लाइन से बता दिया है।
अब एक और किरण हमें लेनी है, तो हम मान लेते हैं कि ये वापस कहाँ से गुजर रही है, ये गुजर रही है आपकी पोल से। पोल से गुजरने के बाद में उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मान लिया कि ये रिफ्लेक्ट हो गई आगे। अब ये रिफ्लेक्ट हो गई तो इसको भी पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कहाँ बनती है हमारी इमेज। तो यहाँ पर ये इमेज हमें यहाँ मिल रही है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये इमेज तो और छोटी हो गई, ये यहाँ पर सीधी थी तो ये भी सीधी मिल रही है। आभासी और है क्योंकि सामने नहीं मिल रही है, कहाँ मिल रही है, परावर्तक पृष्ठ के पीछे मिल रही है। तो यहाँ पर ये इमेज आभासी होगी, सीधी होगी। और आप ये ध्यान रखिएगा पॉइंट्स कि हमने दो केसेस यहाँ पे लिए और इसके अलावा उत्तल दर्पण में कोई केसेस नहीं होता है। एक तो इनफाइनाइट दूरी पर हम लेंगे, उसका हमने यहाँ पे ब्लू कलर से आपको बताया। और जब अनंत और ध्रुव के बीच में हम रखेंगे तो ध्रुव पॉइंट तो आपका यही होता है, जो पी पॉइंट हमने यहाँ पे बताया है, ये पी पॉइंट है आपका। तो इन दोनों के मध्य में जब हम रखेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु और पोल के मध्य में बनेगा। काल्पनिक होगा यानी आभासी होगा, वह सीधा होगा और साइज कैसा होगा इसका, छोटा होगा। तो आप ये दोनों ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। उत्तल दर्पण से सदैव सीधा, छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब सदैव फोकस व दर्पण के मध्य स्थित होता है, अनंत को छोड़कर। दो ही केस हैं इसके अंदर, तो दोनों केस आप ध्यान रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। उत्तल दर्पण के उपयोग, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट, उत्तल दर्पण सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं जिससे ये बड़े क्षेत्र को दिखा सकते हैं। अतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों एवं पार्श्व दर्पण के रूप में हम इसे प्रयोग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तल दर्पण का, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो वाहनों में पश्च दृश्य में हम के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पणों का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यह प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनाते हैं, सीधा बनाते हैं और छोटा बनाते हैं। तो जिससे क्या होगा, बहुत सारा एरिया पीछे का जो होगा हमें दिखाई देगा, यानी कि बड़े क्षेत्र को ये पीछे का जो हिस्सा होता है उसे हम देख सकते हैं। अगर मैंने मिरर सामने रखा है तो पीछे का पूरा हिस्सा मुझे दिखाई दे देगा। तो आप लोग ये देखेंगे कि ये जनरली आपका एटीएम जो होता है वहाँ पर भी, जो एटीएम की मशीन होती है उसके ऊपर भी उत्तल दर्पण लगाया जाता है ताकि पीछे का हिस्सा जो आप देख सको। कभी नोट कीजिएगा जब आप एटीएम वगैरह मशीन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इस दर्पण का यूज़ करते हैं। प्रकाश को फैलाने में भी हम किसका यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। और वाहनों के पश्च दृश्य जो दर्पण होते हैं, जो जहाँ पर आपने देखा होगा कभी कभी पहले लिखा हुआ रहता था कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर्स आर क्लोजर दैन दे अपीयर, कि जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं इसके अंदर वो बहुत पास में है इस मिरर में, इस दर्पण में देखने पर जो आपको दिख रहा है उससे। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं उत्तल दर्पण का हम उपयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। और ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, तो ये उपयोग आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ कुछ राशियाँ हमारे पास में दे रखी है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो हम एक चीज़ नोट करते हैं, पीछे की तरफ देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि बिंब की दूरी कहाँ है, वस्तु की ध्रुव से दूरी जो है वो u है। हमने पिछली बार डिस्कस किया था तीसरे वीडियो के अंदर, उम्मीद है आपने उसको देखा होगा तो आपको ये समझ में भी आएगा। यहाँ मैंने लिखा है कि ये ऋणात्मक होता है हमेशा, और उत्तल दर्पण में भी ऋणात्मक होता है। तो हम प्रतिबिंब को कहाँ रख रहे हैं ये हमें देखना है। तो अवतल दर्पण की अगर मैं बात करता हूँ तो अवतल दर्पण में देखिए कहाँ रखा है मैंने बिंब को, इस जगह रखा है। और ये कौन सी साइड हो गई, आपकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी बिंब की जो दूरी होगी वो क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। ऐसे ही जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आपका आभासी है, बस सीधा बन रहा है। और ये कौन सी साइड के अंदर है, आपका कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके अलावा जो फोकस दूरी है वो किधर है, इसमें फोकस दूरी भी लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि ये भी क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। और जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पर है, पॉजिटिव साइड के अंदर है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर इस तरीके से दर्शा रहे हैं, जहाँ पर बिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या यहाँ पर हमें बताई गई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। प्रतिबिंब की जो दूरी है अगर दर्पण के सामने रखिए और बाईं ओर है और वास्तविक है तो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर आभासी बन रही है दर्पण और अवतल दर्पण की बात करें तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी अवतल दर्पण में, अगर ऊपर की तरफ बनती है, और नीचे की तरफ बनती है तो वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा जो ऑब्जेक्ट है हमेशा उसकी दूरी को हम क्या लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे। तो ये कंसीडर कीजिएगा। बाकी सभी में उत्तल दर्पण के अंदर क्या होगा,
पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि जो इमेज बनती है वो हमेशा आभासी होती है और सीधी होती है, आभासी और सीधी। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, वक्रता त्रिज्या है, वो सारी हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण के केस के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो डिफरेंस है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में बाहर की ओर होता है। यहाँ जो आपतित प्रकाश को परावर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित करता है, यानी कि अभिसारी गुण को दर्शाता है, और यहाँ पे आपतित प्रकाश को फैला देता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण द्वारा बिंब से छोटे, बराबर तथा बड़े प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब भी बनेगा, समान साइज का प्रतिबिंब भी बनेगा, और बड़े प्रतिबिंब जो है वो भी बनते हैं। किसमें? अवतल दर्पण में तीनों प्रतिबिंब बनते हैं, छोटा, बड़ा और समान आकृति का। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण में हमेशा हमारे पास में सदैव जो बिंब बनेगा वो हमेशा छोटा ही बनेगा। तो आप ये पॉइंट्स जो है ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर डिफरेंस पूछता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में डिफरेंस क्या है, तो आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं और इसे नोट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। आज का जो भी टॉपिक था हमारा कि नियमों को, गोलाकार पृष्ठ पर परावर्तन के नियमों को हम कैसे उपयोग में लाते हैं, और किस तरीके से हम इमेज जो फॉर्म हो रही है यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है उसको कैसे दर्शाते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप के अंदर या फिर वीडियो को देखने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स जो होते हैं वहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक और टॉपिक हमारा रह गया, दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पीस आउट।